चलें जी। लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पर टोटल कॉस्ट 159,375 है। हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पर टोटल कॉस्ट 165,700 है। जनाब, यूनिट्स का डिफरेंस कितना हुआ? यूनिट्स में कितना डिफरेंस हुआ? 1480 यूनिट्स में से 1250 यूनिट्स माइनस कर दें, हमारे पास कितने यूनिट्स आ जाएंगे? हमारे पास 230 यूनिट्स आ जाएंगे। यूनिट्स में 230 यूनिट्स का डिफरेंस है। कॉस्ट में कितना डिफरेंस है? 165,700 में से 159,375 माइनस कर दें। 165,700 में से 159,375 माइनस कर दें, हमारे पास कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है 6,325। हमारे पास कॉस्ट में 6,325 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस इन कॉस्ट को डिफरेंस इन यूनिट से डिवाइड कर दें, हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 6325 डिवाइडेड बाय 230। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 27.5। जनाब, ये किस लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए पर यूनिट कॉस्ट है? ये पर यूनिट कॉस्ट है फ्रॉम 1001 यूनिट्स टू 2000 यूनिट्स। जनाब, अब हम इस कॉस्ट के ऊपर इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंटेज अप्लाई करके तमाम स्लैब्स की पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। हम इस कॉस्ट पर परसेंटेज का इंक्रीज और डिक्रीज अप्लाई करके तमाम स्लैब की पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। हमें यहाँ का सवाल में क्या कहा जा रहा है? सवाल में कहा जा रहा है पर 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट 10% इंक्रीज हो रही है। तो जनाब, हम स्लैब लेते हैं, स्लैब ड्रॉ कर लेते हैं। 0 यूनिट से लेके 1000 यूनिट्स तक का एक स्लैब, 1001 यूनिट से लेके 2000 यूनिट्स तक का स्लैब, 2001 यूनिट से लेके 3000 यूनिट्स तक का स्लैब, 3001 यूनिट से लेके 4000 यूनिट्स तक का स्लैब, 4001 यूनिट से लेके 5000 यूनिट्स तक का स्लैब। जनाब, हमने जो 27.5 पर यूनिट कॉस्ट निकाली है वो किस स्लैब के लिए है? वो इस रेंज के लिए है, यानी 1001 यूनिट से लेके 2000 यूनिट तक के स्लैब वाले के लिए है। तो जनाब, इस स्लैब के लिए पर यूनिट कॉस्ट आ गई 27.5। जनाब, सॉरी, मैंने गलत जगह मार्किंग कर ली है। ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव जो है वो 1000 से 2000 यूनिट्स तक वाले स्लैब के लिए है। ठीक है, 1000 से 2000 यूनिट्स वाले स्लैब के लिए 27.5 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। जनाब, इससे पहले वाले स्लैब के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? जब इंक्रीज का रेट 10% है तो इससे पहले वाले स्लैब के लिए इससे 10% लेस होगी। अगर ये 27.5 100% है तो 0 से 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए इसका 90% होगी इससे पहले वाले स्लैब के लिए। तो जनाब, इसको 90% से डिवाइड कर देंगे, इसको 90% से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा? इसको 90% से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास सॉरी, इसका 90% है तो इसको 90% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 27.5 अगर 100% है
तो इससे पहले वाली स्लैब की पर यूनिट कॉस्ट 27.5 का 90% होगी। तो इसको 90% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 0 टू 1000 यूनिट्स तक की प्रोडक्शन वाली स्लैब की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। जनाब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 90% से। 27.5 मल्टीप्लाई बाय 90%, हमारे पास क्या आंसर आया? हमारे पास आंसर आया 24.75। इसका दूसरा तरीका ये है कि 27.5 को डिवाइड कर दें 100% से और मल्टीप्लाई कर दें 90% से। हमारे पास आंसर आया 24.75। इन अदर वेज एक और तरीका भी है कि अगर 0 टू 1000 यूनिट्स तक के स्लैब वाले की कॉस्ट अगर पर यूनिट कॉस्ट अगर 100% है तो 27.5 उसका 110% है। 27.5 को 110 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 25 रुपीज पर यूनिट। जनाब 0 टू 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन तक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25 रुपीज पर यूनिट है। 25 का 110% 27.5। इससे अगले स्लैब पे जाने के लिए हर स्लैब में 10% ऐड करते रहेंगे। यानी अब 2000 यूनिट्स से अब 3000 यूनिट्स तक 2001 यूनिट से 3000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन तक की पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास क्या आएगी? 27.5 का 110% होगी। अगर 27.5 100% है तो नेक्स्ट स्लैब के लिए 10% इंक्रीज हो जाएगा। 27.5 का 110% हम ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगी 30.25। नेक्स्ट स्लैब के लिए ये 100% बन जाएगी और इसके नेक्स्ट स्लैब का इसका 110% ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 33.275। नेक्स्ट स्लैब के लिए इसका 110% ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 36.6। जनाब हमने तमाम स्लैब्स ड्रॉ कर लिए। देख लेते हैं आगे। जनाब वो पेयर आइडेंटिफाई किया जो सेम यूनिट पर यूनिट कॉस्ट शेयर कर रहा है, उस पेयर पे हाइलो मेथड अप्लाई कर दिया। जनाब यहाँ पे यही चीज हुई हुई है। इस पेयर पे हाइलो मेथड अप्लाई करके पर यूनिट कॉस्ट कंप्यूट कर ली। यहाँ पे हमने पर यूनिट कॉस्ट कंप्यूट की थी, यहाँ पे वही चीज हुई हुई है। फर्दर आगे देखते हैं। पर यूनिट कॉस्ट आने के बाद हमने स्लैब्स निकाल लिए, तमाम स्लैब्स ड्रॉ कर लिए। 0 टू 1000, 1001 से 2000, 2001 से 3000, 3001 से 4000, 4001 से 5000। हमने जो पेयर सेलेक्ट किया था वो पेयर इस रेंज में फॉल कर रहा था, वो पेयर इस रेंज में फॉल कर रहा था। तो जनाब हमने 1001 से 2000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन की रेंज के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। इससे कम, इससे पहले वाले स्लैब की पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए इसका 90% ले लेंगे। अगर इससे पहले वाले स्लैब की कॉस्ट को हम 100% अज्यूम करें तो ये उसका 110% है। तो इसको 110% से डिवाइड करके 100% निकाल लेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। 27.5 डिवाइडेड बाय 100% मल्टीप्लाई 110% मल्टीप्लाई बाय 100%। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। हमारे पास इस स्लैब की कॉस्ट आ गई। फिर हर नेक्स्ट स्लैब पर यूनिट कॉस्ट 10% इंक्रीज हो रही है। तो नेक्स्ट स्लैब के लिए अगर इसको 100% अज्यूम कर लें तो इसके अगले स्लैब के लिए इसका 110% ले लेंगे। इसका 27.5 का 110% ले लेंगे। 27.5 का 110% ले लेंगे तो 30.25 आ जाएगा। उसके नेक्स्ट स्लैब के लिए उसका 110% ले लेंगे। 30.25 का 110% ले लेंगे तो हमारे पास 33.25 आ जाएगा। उसके अगले स्लैब के लिए उसका 110% ले लेंगे तो 33.275 पर
110% अप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्लैब का रेट आ जाएगा। इस तरह हमने तमाम स्लैब्स ड्रॉ कर लिए। अच्छा जी, आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि अज्यूमिंग दीज लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालें इन लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। अच्छा जी, हमने डिफरेंट स्लैब्स के लिए पर यूनिट कॉस्ट तो निकाल ली। अब हमें क्या करना है? अब हमें फिक्स कॉस्ट पहले सेपरेट आउट करनी है किसी भी स्लैब के लिए। हम इसी पेयर में से कोई एक लेवल ऑफ एक्टिविटी उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम 1480 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन वाली लेवल ऑफ एक्टिविटी उठा लेते हैं और इस पे कॉस्ट फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे टोटल कॉस्ट हमारे पास 165,700 है, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हमें नहीं पता, सेपरेट आउट करनी है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल चुके हैं और हमें यूनिट्स प्रोडक्शन पता है, तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। हम 1480 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रिस्पेक्टिव स्लैब के पर यूनिट कॉस्ट से। इसके रिस्पेक्टिव स्लैब का पर यूनिट कॉस्ट क्या है? इसके रिस्पेक्टिव स्लैब का पर यूनिट कॉस्ट 27.5 है। 27.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिक्स कॉस्ट के लिए इस फंक्शन को रिफ्रेश कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 165,700 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 1480 को 27.5 से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट निकाल लें। हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आ गई 40,700। 165,700 में से 40,700 माइनस कर देंगे, हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 125,000। आगे देखते हैं जनाब। जनाब, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट निकाली हुई है। यहाँ पर 995 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन लिए हुए हैं। 995 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन पे टोटल कॉस्ट 149,875 थी। उसको लेकर हमने टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल ली। फिक्स कॉस्ट को टोटल कॉस्ट में से सेपरेट आउट कर लिया। अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, अब हमने उन चारों लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे 2450, 870, 4245 और 3250 पर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल ली है। हमने ये चारों लेवल ऑफ एक्टिविटी ले लिए। ये चारों लेवल ऑफ एक्टिविटी ले लिए, इनकी रिस्पेक्टिव पर यूनिट कॉस्ट नोट कर ली। 2450 किस स्लैब में फॉल कर रहा है? 2450 इस स्लैब में फॉल कर रहा है। इसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है? 30.25। हमने पर यूनिट कॉस्ट 30.25 नोट कर ली यहाँ पर। 870 किस स्लैब में फॉल कर रहा है? 870 हमारे पास इस स्लैब में फॉल कर रहा है। इसकी पर यूनिट कॉस्ट हमने नोट कर ली। इसकी पर यूनिट कॉस्ट नोट कर ली। सिमिलरली 4250 जिस स्लैब में फॉल कर रहे हैं उस स्लैब की पर यूनिट कॉस्ट नोट कर लेंगे स्लैब में देखकर। 3250 जिस स्लैब में फॉल कर रहा होगा स्लैब की पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट नोट कर लेंगे स्लैब से देखकर। अब इस पर यूनिट कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर। हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। 2450 को 30.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 74,113 आंसर आएगा। 870 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 21,750 आंसर आएगा। 36.6 को 36.6 को 4245 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,55,367। 33.28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3250 यूनिट्स, हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 1,08,160। फिक्स कॉस्ट हम हर जगह 125,000 ले लेंगे। हर लेवल ऑफ एक्टिविटी में फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, 125,000 ले लेंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर। हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर। जनाब, हाई-लो मेथड से हमने अगर वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट, एज अ परसेंटेज, उस केस को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे बजटिंग ऑफ रेवेन्यू को।
रेवेन्यू की बजटिंग के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो टेक्निक कहलाती है ट्रेंड एनालिसिस या टाइम सीरीज मेथड। टाइम सीरीज मेथड हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ बजट पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ बजट पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि टाइम सीरीज जो है वो इस अजम्पशन पे बना हुआ था कि हर लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए जनाब हर लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो एक टाइम सीरीज में मौजूद है, एक टाइम सीरीज में मौजूद है और वो हर पीरियड के लिए सेम रहती है। It is assumed that the future will follow the same pattern as past। यानी तमाम इंफॉर्मेशन एक टाइम सीरीज में मौजूद है और फ्यूचर में भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, फ्यूचर में भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। इसको आप मैथमेटिकली समझ लेते हैं कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। ठीक है। टाइम सीरीज ने फिर दो मॉडल्स दिए थे, टाइम सीरीज मेथड ने दो मॉडल्स दिए थे कि जी एक एडिटिव मॉडल है, एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। टाइम सीरीज मेथड जो है वो चार चीज़ों को कंसिडर करता है, ट्रेंड को कंसिडर करता है, सीजनल वेरिएशन को कंसिडर करता है, साइक्लिक वेरिएशन को कंसिडर करता है और रैंडम वेरिएशन को कंसिडर करता है। ठीक है। उसके बाद फर्दर हमने ये कहा था कि रैंडम वेरिएशन क्योंकि प्रिडिक्टेबल ही नहीं है, रैंडमली अगर हो जाती है, इसके लिए पहले से कि कोई सिचुएशन फोर्सी नहीं की जा रही और इसको फोर्सी भी नहीं किया जा सकता। ये रैंडम इवेंट है, रैंडम इवेंट की वजह से ये वेरिएशन आती है, इसलिए ये प्रिडिक्ट करना ही पॉसिबल नहीं है। साइक्लिक वेरिएशन की हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी कि सीजनल वेरिएशन में फैशन आते हैं, साइक्लिक पैटर्न में फैशन आते हैं, 70s का फैशन 90s में दोबारा फॉलो हो रहा होता है, 80s का फैशन जो है वो मिड 90s में दोबारा फॉलो होना शुरू हो जाता है। तो साइक्लिक वेरिएशन आती है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन थी। इसकी ये लिमिटेशन ये थी कि हमें ये तो पता होता है कि साइकिल रिपीट होगा, लेकिन अवेलेबल डाटा इतना सफिशिएंट नहीं होता कि हम ये प्रिसाइजली प्रिडिक्ट कर सकें कि साइकिल कब रिपीट होगा। इसलिए वर्चुअली टाइम सीरीज मेथड जो है वो ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन पर को कंसिडर कर रहा होता है, इस पर बेस कर रहा होता है। ठीक है। चलें जी, अपनी एग्जांपल अपनी बजटिंग ऑफ रेवेन्यूज पर वापस आ जाते हैं। बजटिंग ऑफ रेवेन्यू जो है उसके लिए टाइम सीरीज मेथड यूज होता है और क्योंकि टाइम सीरीज इस अजम्पशन पे होती है कि तमाम इंफॉर्मेशन एक टाइम सीरीज में महफूज है और फ्यूचर में टाइम जो है सेम पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। चलें जी, यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि बजटिंग ऑफ रेवेन्यूज के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक कहलाती है, यानी टाइम सीरीज मेथड कहलाता है। ट्रेंड एनालिसिस मेथड या टाइम सीरीज मेथड जो है वो चार फैक्टर्स को कंसिडर कर रहा होता है, ट्रेंड्स को कंसिडर कर रहा होता है। ट्रेंड्स जो है वो रिसेंट पैटर्न या करंट सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और इसके लिए डाटा हमारे पास रेडीली अवेलेबल होता है। सीजनल वेरिएशन सीजन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि ब्लैंकेट है, स्वेटर्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सर्दी के मौसम में आते हैं। ठीक है। तो ये इंडस्ट्री सीजनल पैटर्न पे चल रही होती हैं, तो सीजनल वेरिएशन इन चीज़ों को कंसिडर करती है। साइक्लिक वेरिएशन है, साइक्लिक पैटर्न पे जो वेरिएशन आ रही होती है उसको कंसिडर कर रही होती है, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा कि साइकिल रिपीट होने का तो हमें पता होता है, लेकिन हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि साइकिल एग्जैक्टली कब रिपीट होगा। हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि साइकिल एग्जैक्टली कब रिपीट होगा, इसलिए ये फैक्टर्स भी इरेलीवेंट हो जाता है और रैंडम वेरिएशन तो प्रेडिक्ट की ही नहीं जा सकती, क्योंकि ये एक रैंडम इवेंट के नतीजे में आती है जिसकी कहीं भी प्रिडिक्शन नहीं होती।
कहीं भी फोर्सी नहीं किया जा रहा होता है ऐसी सिचुएशन को, इसलिए रैंडम वेरिएशन प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। फिर वही टाइम सीरीज मेथड ने दो मॉडल्स बताए थे, एक एडिटिव मॉडल था, एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल था। सॉरी, मैंने यहाँ अपोजिट लिख दिया है, ये एडिटिव मॉडल है और ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। ये एरर हो गया, ये मैं करेक्शन कर लूँगा, अपने पास भी टाइपिंग एरर है और आप लोग भी कर लीजिएगा। एडिटिव मॉडल ये कहता है कि जी टाइम सीरीज का जो सम ऑफ एवरेज है ना, सम ऑफ एवरेज ऑफ वेरिएशन, टाइम सीरीज में जो सम ऑफ एवरेज ऑफ वेरिएशंस है उसको 0 होना चाहिए। सम ऑफ एवरेज ऑफ वेरिएशन मींस ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन और रैंडम वेरिएशन का के एवरेज का जो सम है वो 0 के बराबर आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच ये कहती है कि जी ट्रेंड जो है, टाइम सीरीज जो है वो एज अ सम ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ईच पीरियड शो कर रही होती है, एज अ सम ऑफ प्रोपोर्शन शो हो रही होती है फॉर एक्चुअल, और सम ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ईच पीरियड जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। सम ऑफ प्रोपोर्शन से मुराद ट्रेंड इनटू सीजनल वेरिएशन इनटू साइक्लिक वेरिएशन इनटू रैंडम वेरिएशन, इनके प्रोपोर्शन का सम 1 के बराबर आना चाहिए हर पीरियड में। और अगर हम एक से ज़्यादा पीरियड कर रहे हों तो जितने पीरियड का हम कंसिडर कर रहे हैं उतने पीरियड के बराबर आना चाहिए। अगर हम 4 पीरियड्स को कंसिडर कर रहे हैं तो 4 के बराबर आना चाहिए। ठीक है जी, इस मॉडल को न्यूमेरिकली ज़रा समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। इस मॉडल को, एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को न्यूमेरिकली समझ लेते हैं ज़रा एग्जाम्पल से। जनाब, हमें डाटा दिया हुआ है कि एक कंपनी है वो टाइम सीरीज मेथड यूज़ कर रही है, उसकी ट्रेंड प्रोजेक्शन और सेल्स जो है वो दी हुई है क्वार्टरली। ईयर 1 के क्वार्टर 3 में 27.35 थी ट्रेंड और एक्चुअल सेल्स थी 27। अच्छा जी, ये अमाउंट्स इन थाउजेंड्स हैं ट्रेंड्स में भी और एक्चुअल में भी। ठीक है, इसकी करेक्शन होनी है। ठीक है, क्वार्टर 4 में, ईयर 1 के क्वार्टर 4 में 31.125 है, एक्चुअल 31 है। ठीक है, एडिटिव मॉडल कहता है कि सम ऑफ एवरेज ऑफ वेरिएशन शुड बी 0। तो सबसे पहले तो हम वेरिएशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हमें वेरिएशन चाहिए। वेरिएशन के लिए हम क्या करेंगे? वेरिएशन के लिए हम ट्रेंड में से एक्चुअल डाटा माइनस करके डिफरेंस निकाल लेंगे। एक्चुअल और ट्रेंड का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास सीजनल वेरिएशन आ जाएगी। हमारे पास वेरिएशन आ जाएगी। वेरिएशन का एक कॉलम बना लेते हैं। 27 में से 27.375 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 0.375। एक्चुअल में से ट्रेंड माइनस कर रहे हैं यहाँ पे हम। 31 में से 31.125 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.125। 35 में से 35.125 माइनस कर देंगे तो हमारे पास माइनस 0.125 आ जाएगा। 39 में से 39.250 माइनस कर देंगे तो हमारे पास माइनस 0.250 आ जाएगा। 44 में से 43 माइनस कर देंगे हमारे पास वेरिएशन आ जाएगी 1। 47 में से 46.875 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.125।
49 में से 51 माइनस कर देंगे, हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा -2, वेरिएशन आ जाएगी -2। 56 में से 55.125 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वेरिएशन आ जाएगी 0.875। जनाब, एडिटिव मॉडल ये कहता है कि सम ऑफ एवरेज ऑफ वेरिएशन जो है वो 0 के बराबर आनी चाहिए। सम ऑफ एवरेज ऑफ वेरिएशन से क्या मुराद है? यहाँ पर डाटा ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और हमारे पास कितने सालों का डाटा गिवन है? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। तो जनाब, एक तरफ हम ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 ले लेते हैं और एक तरफ हम क्वार्टर लेते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और इन सब का टोटल। अच्छा जी, ईयर 1 का हमारे पास कौन सा क्वार्टर अवेलेबल है? ईयर 1 का हमारे पास क्वार्टर 3 अवेलेबल है। क्वार्टर 3 में वेरिएशन कितनी है? क्वार्टर 3 में वेरिएशन है -0.375। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का डाटा अवेलेबल नहीं है। क्वार्टर 4 में वेरिएशन कितनी है? -0.125। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं। ईयर 2 में हमारे पास कितने क्वार्टर गिवन है? ईयर 2 में हमारे पास चारों क्वार्टर गिवन है। ईयर 2 के क्वार्टर 1 में वेरिएशन कितनी है? -0.125। क्वार्टर 2 में वेरिएशन कितनी है? क्वार्टर 2 में वेरिएशन है -0.250। क्वार्टर 3 में वेरिएशन कितनी है? क्वार्टर 3 में वेरिएशन है -1 की। क्वार्टर 4 में वेरिएशन कितनी है? क्वार्टर 4 में वेरिएशन है 0.125। जनाब, ईयर 3 का हमारे पास 2 क्वार्टर गिवन है। क्वार्टर 1 में वेरिएशन कितनी है? -2। क्वार्टर 2 में वेरिएशन कितनी है? 0.875। क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 का डाटा गिवन नहीं है। इन सब का एवरेज निकाल लेते हैं। इन सब का एवरेज निकाल लेते हैं। इन सब का एवरेज क्या आएगा? -0.125 -2 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास क्या आएगा एवरेज? हमारे पास एवरेज आएगा -1.0625। क्वार्टर 2 का एवरेज निकाल लेते हैं। -0.250 प्लस 0.875 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास एवरेज क्या आया? हमारे पास एवरेज आया 0.3125। 0.3125। क्वार्टर 3 का एवरेज -0.375 -1 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास एवरेज आया 44 में से 43 माइनस किया है तो हमारे पास 1 आएगा। ये +1 है, सॉरी, ये +1 है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। एक्चुअल में से ट्रेंड माइनस किया है, 44 में से 43 माइनस किया है तो हमारे पास 1 आ गया आंसर। जनाब, -0.375 +1 का एवरेज ले लिया हमने तो हमारे पास एवरेज आया 0.3125। जनाब, सम ऑफ एवरेज से क्या मुराद है? मैंने तमाम वेरिएशंस को क्वार्टर वाइज और ईयर वाइज प्लॉट कर दिया और इनका एवरेज ले लिया। इनके एवरेज का सम 0 के बराबर होना चाहिए।
इनके एवरेज का सम अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास Q1 का एवरेज आया था -1.0625। Q2 का एवरेज आया है 0.3125। Q3 का एवरेज आया है 0.3125। Q4 का एक ऑब्जर्वेशन -0.125 है, एक है 0.125। इसका सम करूंगा तो 0 आएगा, 0 का एवरेज भी 0 आएगा, तो Q4 का एवरेज 0 है। इन सब का सम करता हूं तो मेरे पास सम ऑफ एवरेज आ गया, मेरे पास सम ऑफ एवरेज आया -0.4375, -0.4375। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एडिटिव मॉडल कहता है कि सम ऑफ एवरेज 0 आना चाहिए, सम ऑफ एवरेज 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर सम ऑफ एवरेज आ रहा है -0.4375। इसको 0 करने के लिए मुझे कितनी एडजस्टमेंट करनी है? मुझे एडजस्टमेंट करनी है 0.4375 की। इसमें 0.4375 की एडजस्टमेंट करूंगा तो मेरे पास सम 0 हो जाएगा। इस एडजस्टमेंट को मैं चारों क्वार्टर में इक्वली डिवाइड कर दूंगा, इस एडजस्टमेंट को मैं चारों क्वार्टर में इक्वली डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास हर क्वार्टर के लिए एडजस्टिंग फैक्टर आ जाएगा 0.1094 का, 0.1094 का, 0.1094 का, और चौथे क्वार्टर के लिए भी 0.1094 का। तो मेरे पास सीजनल एडजस्टमेंट आ जाएगी, हर क्वार्टर की सीजनल एडजस्टमेंट आ जाएगी मेरे पास -1.0625 में 0.1094 ऐड करूंगा, मेरे पास सीजनल एडजस्टमेंट आ जाएगी -0.939531। फर्स्ट क्वार्टर की सीजनल एडजस्टमेंट आ गई -0.9531। सेकेंड क्वार्टर की सीजनल एडजस्टमेंट आ जाएगी 0.4129। थर्ड क्वार्टर की सीजनल एडजस्टमेंट, सेकेंड क्वार्टर की सीजनल एडजस्टमेंट है 0.4219। सेकेंड क्वार्टर की सीजनल एडजस्टमेंट 0.4219। थर्ड क्वार्टर की सीजनल एडजस्टमेंट मेरे पास आ जाएगी 0.4219, और फोर्थ क्वार्टर की सीजनल एडजस्टमेंट आ जाएगी मेरे पास 0.1094। अच्छा जी, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है फोर्थ क्वार्टर की ईयर 4 के क्वार्टर 4 की एस्टिमेटेड सेल्स को फोरकास्ट करो। अगर क्वार्टर 4 की एस्टिमेटेड सेल्स जो है वो 78.86 है, तो 78.86 जो है वो ट्रेंड प्रोजेक्शन आ जाएगी ईयर 4 के क्वार्टर 4 के लिए। एडिटिव मॉडल यूज कर रहे हैं तो हम ट्रेंड में सीजनल वेरिएशन को ऐड कर देंगे। क्वार्टर 4 की सीजनल वेरिएशन हमारे पास आई है 0.1094, ट्रेंड प्रोजेक्शन हमारे पास गिवन है 78.86, तो ईयर 4 के क्वार्टर 4 की एस्टिमेटेड सेल्स हमारे पास आ जाएगी ट्रेंड सेल्स प्लस सीजनल वेरिएशन। ट्रेंड सेल गिवन है हमारे पास 78.86, सीजनल वेरिएशन 0.1094। हमारे पास ईयर 4 के क्वार्टर 4 की एस्टिमेटेड सेल्स आ जाएगी 78.96। और अगर इसको फर्दर ले सकते हैं तो 78.9693। ये हमारे पास थ्रू एडिटिव मॉडल ईयर 4 के क्वार्टर 4 की एस्टिमेटेड सेल आ गई।
हम आगे देख लेते हैं। यही किया हुआ है। सबसे पहले वेरिएशंस निकाल ली, देन वेरिएशन का एवरेज निकाला, क्वार्टरली प्लॉट कर दिया, क्वार्टरली और ईयरली तमाम वेरिएशन प्लॉट करके इनका एवरेज निकाल लिया, इनके एवरेज का सम निकाला। इनके एवरेज के सम को 0 के बराबर होना चाहिए। जो एडजस्टमेंट करनी है वो एडजस्टमेंट ले ली, उस एडजस्टमेंट को इक्वली तमाम क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया और क्वार्टर 4 के एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लिया। क्वार्टर 4 का एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लिया। क्वार्टर 4 के एडजस्टमेंट फैक्टर को ईयर 4 के क्वार्टर 4 की एस्टिमेटेड सेल्स में ऐड कर लिया, तो हमारे पास फोरकास्ट सेल आ गई ईयर 4 के क्वार्टर 4 की। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट कहता है कि ईयर 4 के क्वार्टर 4 की सेल्स की फोरकास्ट करो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज करके। पीछे हमने देखा था मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ये कहता है कि सम ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ईच पीरियड शुड बी इक्वल टू 1। जनाब, सम ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ईच पीरियड शुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि हमें पहले तो प्रोपोर्शन निकालना है। सबसे पहले हम प्रोपोर्शन निकालेंगे। प्रोपोर्शन निकालने के लिए एक्चुअल सेल्स को डिवाइड कर देंगे ट्रेंड प्रोजेक्शन से। एक्चुअल सेल्स को डिवाइड करके प्रोपोर्शन निकाल लेंगे ट्रेंड प्रोजेक्शन का। हम यहीं पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं, प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। मैं इस वर्किंग को एरेज करके यहाँ पे प्रोपोर्शन निकालता हूँ। चलें जी, सबसे पहले तो मैं प्रोपोर्शन निकाल लेता हूँ। हम एक्चुअल सेल्स को डिवाइड कर लेंगे ट्रेंड प्रोजेक्शन से, तो हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाएगी। ईयर 1 के क्वार्टर 3 की एक्चुअल सेल है 27,000 यूनिट्स और 27,000 और ट्रेंड प्रोजेक्शन है 27.375। 27 को 27.375 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.986। सिमिलरली नेक्स्ट 31 डिवाइड बाय 31.125 0.996। अगेन 35 divided 35.125 0.996। 39 को 39.250 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.994। 44 को 43 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.023। 47 को 46.875 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.003। 49 को 51 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.961। 56 को 55.125 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.016। जनाब, इसको हम प्रोजेक्ट कर देते हैं। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 एंड टोटल। क्वार्टर 1 का प्रोपोर्शन आ रहा है, ईयर 1 का हमारे पास क्वार्टर 3 से स्टार्ट हो रहा है डाटा। ईयर 1 के क्वार्टर 1 में कोई फिगर नहीं है, क्वार्टर 2 में कोई फिगर नहीं है, क्वार्टर 3 में है 0.986, क्वार्टर 4 में 0.996, ईयर 2 के क्वार्टर 1 में 0.996, ईयर 2 के क्वार्टर 2 में 0.994, क्वार्टर 3 में 1.023, क्वार्टर 4 में 1.003, ईयर 3 के क्वार्टर 1 में 0.961, क्वार्टर 2 में 1.016। जनाब,
चलिए, हमने प्रोपोर्शंस को प्लॉट कर लिया क्वार्टर वाइज तीनों सालों के लिए। इसका सम ऑफ एवरेज निकाल लेते हैं। इसका सम ऑफ एवरेज 0.996 प्लस 0.961 डिवाइड बाई 2, इसका एवरेज आएगा 0.979। सेकेंड क्वार्टर का एवरेज ले लेंगे। सेकेंड क्वार्टर का एवरेज आएगा 1.005। थर्ड क्वार्टर का एवरेज ले लेंगे। थर्ड क्वार्टर का एवरेज आएगा 1। फोर्थ क्वार्टर का एवरेज ले लेंगे। फोर्थ क्वार्टर का एवरेज आएगा सॉरी थर्ड क्वार्टर का 1.005 है। फोर्थ क्वार्टर का 1 है। सम ऑफ एवरेज ले लेंगे। सम ऑफ एवरेज हमारे पास टोटल आएगा 0.979 प्लस 1.005 प्लस 1.005 प्लस 1, हमारे पास इसका सम आ जाएगा 3.989। मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच ये कहती है कि सम ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ईच पीरियड शुड बी इक्वल टू 1। यहाँ पे हम 4 क्वार्टर्स का डाटा देख रहे हैं, तो हमारे पास सम ऑफ प्रोपोर्शन 4 के बराबर आना चाहिए। हमारे पास अभी सम ऑफ एवरेज ऑफ ईच प्रोपोर्शन ऑफ पीरियड क्या आ रहा है 3.989। 4 में से 3.989 माइनस कर देंगे, हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 0.011 का। इस डिफरेंस को तमाम पीरियड्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.00275। चारों क्वार्टर का हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल सीजनल वेरिएशन आ गई। क्वार्टर 1 के लिए हमारे पास आ गई 0.982। सेकेंड क्वार्टर के लिए 1.008। थर्ड क्वार्टर के लिए 1.008 और फोर्थ क्वार्टर के लिए 1.003। फोर्थ क्वार्टर की सीजनल वेरिएशन हमारे पास आ गई 1.003। ईयर 4 की फोर्थ क्वार्टर की एस्टिमेटेड सेल्स निकालनी है, फोरकास्टेड सेल्स निकालनी है, जबकि हमें एस्टिमेटेड सेल्स बेस्ड ऑन ट्रेंड दी हुई है 78.86। तो जनाब फोरकास्ट निकालने के लिए हम ट्रेंड सेल्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे सीजनल वेरिएशन से। ट्रेंड सेल हमारे पास 78.86 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.003 से, हमारे पास ईयर 4 के क्वार्टर 4 की एस्टिमेटेड सेल्स फोरकास्टेड सेल्स आ जाएगी 79.097। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं आगे। जनाब ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल हुआ हुआ है, यहाँ पर पहले प्रोपोर्शन निकाले हुए हैं तमाम क्वार्टर्स के, देन क्वार्टरली डाटा को प्लॉट करके एवरेज निकाल लिया है, सम ऑफ एवरेज ऑफ प्रोपोर्शन निकाल लिया है। सम ऑफ एवरेज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ईच पीरियड 1 के बराबर होता है और 4 पीरियड्स का 4 के बराबर आना चाहिए, हमारा आ रहा है 3.987। हमने डिफरेंस निकाल लिया, इस डिफरेंस को हर पीरियड में इक्वली डिवाइड कर दिया और एवरेज में इस डिफरेंस को ऐड करके सीजनल वेरिएशन की एडजस्टमेंट निकाल ली। फोर्थ क्वार्टर की वेरिएशन की एडजस्टमेंट 1.002 या इस सॉल्यूशन में 1.002 आ रही है, वहाँ पे 1.003 आ रही है। राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, इमटेरियल है। ईयर 4 के क्वार्टर 4 की ट्रेंड सेल हमें दी हुई थी 78.86। इसमें सीजनल वेरिएशन की एडजस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज कर रहे हैं, हमारे पास फोरकास्टेड सेल आ जाएगी 79.018। यहाँ तक हमने रेवेन्यू की बजटिंग देख ली।
लेक्चर 4 को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मास्टर बजट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो बजट देखेंगे, और मास्टर बजट को बनाने में जो स्टेप्स यूज होते हैं और फंक्शनल बजट यूज होते हैं उनको डिस्कस करेंगे।